अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पूरे मुल्क की नजरें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब हैं। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, टेकअप हो चुकी है। इतवार का दिन मुख्तस किया गया है वोटिंग के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक खत सामने लाया गया 27 तारीख को गुज़िश्ता इतवार को, और फिर गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान ने अवाम के साथ बराह रास्त बात की, अपने खदशात, मुल्क को मिलने वाली धमकी, उसको मुकम्मल अंदाज में सामने रखा। और आज फिर एक बार उन्होंने सहाफियों से भी गुफ्तगू की है मामलात को मजीद समझाने और बताने के लिए। उसी खत का मामला जिस पर हर तरफ से सवाल उठ रहा है, अपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है कि वजीर आजम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए ये तमाम मामलात कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल अंदाज की केबल या पैगाम रसानी रही सफीर की जानिब से, मगर इसको वजीर आजम पाकिस्तान पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में चीजों और मामलात को ले जाने के लिए। आज अब से कुछ देर पहले हमारी मुलाकात रही वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। विफाकी वुज़रा भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि एक नाकाबिले यकीन सिक्योरिटी थ्रेट है। पूछा गया कि आप ताखीर से सामने लेकर आए, उनका कहना था ओआईसी होने जा रही थी, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, इसलिए सोच समझकर इसको बाद में सामने लाए जब ओआईसी कंक्लूड हो जाए। क्योंकि उसके मामले को लेकर भी हुकूमत पर तनकीद की गई, तो उस ओआईसी के अंदर अमरीकी रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, वजीर खारजा उनसे बातचीत कर रहे थे, क्यों नहीं मामले को वहां उठाया गया। मगर अगर स्पेसिफिकली इस लेटर की बात कर ली जाए जिसके मुतालिक आज फिर बातचीत हुई, और पॉइंटर्स की सूरत में, निकात की सूरत में हुकूमत ये कहती है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए। अभी इस मुतालिक ये कहा गया कि एक ऑफिशियल मीटिंग थी जिसका मकसद ही पैगाम रसानी करना था। ये हुकूमत पाकिस्तान बता रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बता रहे हैं कि ऑफिशियल मीटिंग थी, नोट टेकर्स मौजूद थे और इसके जरिए पैगाम रसानी ही की गई है। और पैगाम ये दिया गया सफीर को बराह रास्त कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो हट जाते हैं तो बात होगी, इमरान खान को हटा दें, यू विल बी फॉर गिवन। इसको नथी किया है रूस के दौरे के साथ। वजीर आजम का यह ख्याल है कि यहां पर तमाम मामलात को, जैसा कि मुल्क के अंदर होता है, तमाम फोरम्स के जरिए बातचीत, मामलात, मुशावरत के बाद वो दौरा किया गया, और जितने लोगों का ऑन बोर्ड होना जरूरी था वो ऑन बोर्ड थे, जिसके बाद ये दौरा किया गया। मगर इसे वहां ऐसे परसीव किया गया कि ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का जाती फैसला था, जिस बिना पर यह पैगाम रसानी की गई कि इनके होते हुए बातचीत नहीं हो सकती। ये इमरान खान का जाती फैसला था। अमेरिका बड़ा नाराज है इमरान खान के साथ, वो हट जाए, माफ कर दिया जाएगा। अब इस पर सवाल उठाया उन्होंने कि ये कैसे, इनको क्या पता कल कौन होगा कौन नहीं होगा, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी और मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसको एक थ्रेट काउंट किया गया पाकिस्तान के एंड पर। रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि 7 तारीख को बात आती है, मगर अब हुकूमत 7 तारीख के आने के बाद इसके पीछे इसको जोड़ रही है गुज़िश्ता महीनों पर। आप इसको अक्टूबर कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत इसको डेट बैक कर रही है अक्टूबर तक कि एक अक्टूबर कॉन्स्पिरेसी है, जिसके बाद मुलाकातें होती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। यह भी कहा गया कि रूटीन है फॉरेन ऑफिस के लोगों से, वो किसी मुल्क में हो उस मुल्क के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ तबका फिक्र से मुलाकातें रहती हैं, वहां की वाइब ली जाती है, अवाम क्या सोच रहे हैं, लीडर्स क्या सोच रहे हैं, मीडिया कैसे देख रहा है, और फिर उसको पर रूटीन नॉर्मल अंदाज में अपने मुल्क भेजा जाता है। दो मुल्कों के ताल्लुकात इन्हीं मामलात बातचीत पर तय होते हैं, डिप्लोमेटिक अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह इस लेटर को ले रहा है दुरुस्त अंदाज है, इससे आगे भी जाया जा सकता है, या जो एक एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया गया मामला वहीं तक है, या जो हमारा सियासी माहौल और सियासी हालात इस वक्त बने हुए हैं जहां हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने खड़ी हैं, मामला ऐवान का है, मामला सियासी है, उस बायस ये मामला कहीं हाथ से निकल ना जाए, या इस मामले को वाकई मजीद इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है। इन्हीं पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ऑफिशियल मीटिंग में पाकिस्तान को कन्वे किया जाता है, जो हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बता रहे हैं कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और रजीम चेंज की बात होती है कि इस प्राइम मिनिस्टर के साथ तो बात नहीं होगी, चेंज होगा तो मामला आगे बढ़ेगा। सर, ये पर रूटीन नॉर्मल है कि दो मुल्कों के दरमियान पसंद नापसंद और ख्वाहिशात का इजहार इस पैगाम को लिया जाए, हैंडलिंग दुरुस्त है, या फिर किस तरह से इसको आप एनालाइज करेंगे इस वक्त? इसके मेरे नजर में 2-3 पहलू है। बात ये कि क्या ऐसा आमतौर पर होता है, तो इसका जवाब ये कि जी ऐसा होता है। क्योंकि जब साथी तरीके से आप एक दूसरे को पैगामात देते हैं, उसके अंदर मुजमर पैगामात होते हैं, वाजहात अल्फाज में होते हैं, और होता यही है कि मीटिंग होती है, उसके मिनट्स रखे जाते हैं। तो जब ऑफिशियल टू ऑफिशियल मीटिंग होती है, जैसे इस केस में हुई है, और उसके बाद उसकी मीटिंग हुई है, और जो उन्होंने कहा है उसी को आगे भेजा गया है,
और फिर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसका जायजा लिया है तो जो उनका बयान आया है उससे भी ये साबित होता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो पहली बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, चाहे वो कोई भी कहे, चाहे वो अमेरिका कहे, तो वो तो बात मेरा ख्याल इस बात को तो अलग रख दें, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका कोई इससे ताल्लुक है जो कि मौजूदा अदम एतमाद है। देखें, जो हुकूमत का साइड है उसमें थोड़ा बदल है। वो ये कह रहे हैं कि एक अदम एतमाद पेश हुई नहीं थी, लेकिन वो पहले से बात कर रहे थे, लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अदम एतमाद पेश हुई नहीं थी, लेकिन अदम एतमाद के मतलब बातचीत हो रही थी। कुछ हंगामे शुरू हो चुके थे, मीटिंग्स हो रही थी, और उस मुरादे में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि उस अदम एतमाद की हम हमायत करेंगे या उस अदम एतमाद की वजह से हम वज़ीर आज़म को निकाल देंगे। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि अगर वज़ीर आज़म अदम एतमाद में कामयाब हो गए और अपने आप को बचा लिया तो पाकिस्तान मुश्किल में होगा, और अगर वो उनके खिलाफ कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा होगी। जिसका ये मतलब ये कि उनके बिल्कुल ये इरादे में था कि ये कामयाब हो और वज़ीर आज़म नाकाम हो। तो इससे, और जब बड़ा मुल्क ये कोई फैसला करता है, अमेरिका जैसा मुल्क, कि जी ये हमने इस तहरीक को कामयाब होना चाहिए, तो फिर उनके अपने तरीके हैं जिनके साथ ज़रा सबूत नहीं मिल सकते, सबूत मुहैया नहीं हो सकते। तो जो अपोजिशन कह रही है कि आप सबूत दें, तो वो तो साफ ज़ाहिर है कि नहीं मिल सकेंगे, सिवाय इसके कि जो अभी अरशद शरीफ साहब ने एक वीडियो सामने लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ टाइमिंग दी है कि इस टाइम इससे मुलाकात हुई, इससे मुलाकात हुई, इससे मुलाकात हुई। अब आप सारे चीज़ों को मिला लें, उधर से वो कह रहे हैं जो कुछ उन्होंने कहा है और उसका जायजा लिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। उसके बाद उन्हीं दिनों में जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स वगैरह हैं अमेरिका के, वो मिल रहे हैं एक के बाद दूसरे बहुत सारे लोगों को। एंड ये मुमकिन, इसका तो कोई इम्कान नहीं है कि वो कोई कह रहे हो कि आप अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करें। खुदा न खास्ता हमारी लीडरशिप में ये मैं नहीं मानता कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको पता भी चल जाए कि अमेरिका हमसे गद्दारी करवा रहे हो, गद्दार करे, ऐसे लोग तो नहीं है। लेकिन बाद वोट पड़ने बाद पता नहीं चलता। तो ये टाइमिंग जो है ये वाकई इंट्रीगिंग है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना रिएक्शन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पेश किया है, अगर उसको देखा जाए तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसमें ये इंडिया दिया हो कि किसी ने कोई गद्दारी की है या कोई दुश्मन के साथ मिल गया है या अमेरिका के साथ मिल गया है या इस किस्म की कोई बात है। तो मेरा ख्याल है जितनी बात है वो तो है, और जो आगे बढ़ाई जा रही है वो आप समझे कि एक किस्म के अंदाजे हैं, और कुछ अंदाजे। जनरल साहब आप खुद कह रहे हैं कि जितनी बात है वो तो है, जो बाकी बढ़ाई जा रही है वो बढ़ाई जा रही है। दो तरफा ताल्लुकात हैं दो ममालिक के, एक हमारी तारीख भी है ताल्लुकात की। अभी आप समझते हैं कि यहां से ऑनवर्ड्स, अब हम जब बात कर रहे हैं, खुद हुकूमत भी एक जगह पर आ गई है और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि वो चीजों की पॉलिटिकल हैंडलिंग कर रहे हैं राइट नाउ, चाहे वो इस लेटर की बात की जाए। आपके ख्याल में पाकिस्तान को मुहतात होने की जरूरत होगी? जाहिर बात है दुनिया भर में हमारे फॉरेन ऑफिसेज हैं, लोगों के मामलात और ताल्लुकात होंगे। एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा यहां से आगे किस हद तक मुहतात होने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि क्या मजीद इसके ऊपर चीजों को ड्रैग करना हमारे लिए आसानी लाएगा दिक्कत? जी, पहली बात तो ये है कि इस बात को बस अभी मजीद इसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो करना था कर दिया आपने। उनको डिमांड्स इन राइटिंग भी शायद दे दिया या बुला के बता दिया, उधर भी उनको बता दिया गया होगा। ये बाकी अपनी अंदरूनी सियासत को चाहिए, मेरा अपना अंदाजा है कि हम अंदरूनी तौर पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। जो कह रहे मुलाकातें हुई है, इसमें जो टेररिस्ट एजेंसीज हैं उनको चाहिए कि इस बात को बिल्कुल वादे कर दें कि जो बातचीत हुई है इसकी कोई बात नहीं थी, और यह इनकी बात थी, अगर थी तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, नहीं थी तो फिर उस पर मजीद जोर देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि उस तरफ से कोई ऐसी बात आई नहीं है, वरना वो जरूर इस किस्म की शवायद होते बात बहुत बढ़ जाती। तो चूंकि बात बड़ी नहीं है, शवायद नहीं है, तो मेरा ख्याल इस बात को यहीं पर खत्म कर देना। आपके ख्याल में जब इसको कह दिया गया था कि सीक्रेट एक्ट के नीचे जाएगा, इसको वहां छोड़ देना चाहिए था, मगर पिछले 2 दिन में जितनी ज्यादा बात हुई और बार बार इसी पर बात हो रही है और मजीद आगे इस पर बात अगर इसी तरह से होती रही पब्लिक में, तो ये मामला किसी और तरफ भी जा सकता है, हाथ से निकल भी सकता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि बस अब तो मामला कंट्रोल हो गया है, ये मेरा अपना अंदाजा है कि जिस तरीके, असल में तो ये सही तरीका था जो बाद में अपनाया गया।
कि आप पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखें, उसके बाद आप जो आपकी नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी के मुताबिक कमेटी है उसके सामने रखें, उसके बाद फैसला करें कि आपने इसको पब्लिक करना है या नहीं करना है। मेरा ख्याल है इसको उलट तरीके से किया गया है। ये जो 3-2-1 हुआ है, हालांकि 1-2-3 होना चाहिए था, ये मेरा कहना है। सर एक और बात, अभी जैसे अब लाइफ थ्रेट की भी बात की जा रही है और फिर ये वहीं पे हुक्का और लिंक अप कहीं ना कहीं बाहर होता है, और फिर रूस के साथ इसको टैग करना, मैं इसलिए कह रही हूं कि स्टिल इसके ऊपर बहुत सी बातचीत हो रही है और मुल्कों का दरमियान में आना कि कहां मामलात हो रहे हैं, कौन कहां किसको मिल रहा है। आपको लगता है कि ये खत्म हो रहा है? देखिए, चीन ने भी बयान दिया है और ये कहा है कि हम अमेरिका से इस्तदा करेंगे कि दूसरे मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी ना करे, और एक तारीख है अमेरिका की कि वो दखल अंदाजी करता है, इसमें कोई दूसरी बुराई नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या काम है? अगर कोई आपके मामलात में मुदाखलत करता है तो उस मुदाखलत को रोकने के जो तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। मतलब ये कि जहाँ पर मुदाखलत होती है उसके सबूत इकट्ठे करने चाहिए, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम करने चाहिए, और बजाय इसके कि आप एक हाफ बेक चीज को जिसको आप प्रोसिक्यूट ना कर सकें, आगे ना बढ़ा सकें, उसका बहुत ज़्यादा इतना बड़ा हंगामा खड़ा मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई चीज़ मिलती है तो फिर मेरा ख्याल जो लोग मुलव्वस हैं उनके नाम सामने लेकर आने चाहिए। जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगी, आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने वहां पूछा कि आप इसको एक कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, रजीम चेंज की एक थ्रेट की बात करते हैं, तो फिर आप इस पर क्या होगा, ये कैसे इन्वेस्टिगेट होगा और किस तरीके से होना चाहिए? आगाज में तो उन्होंने कहा कि मैंने लोगों के सामने रख दिया, चीज बता दी है, सियासी लोग हैं, सियासी मामला ऐसे ही हैंडल होते हैं, ये वो। फिर मैंने उन्हें पूछा कि नहीं, अगर इतनी बड़ी बात, इतना मामला हो रहा है तो वंस फॉर ऑल लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करने की जरूरत है कि मुल्क के मामला मुल्क के अंदर और बाहर नहीं। उन्होंने कहा कानूनी टीम से मुशावरत हो रही है, कल तक पता चल जाएगा। और अभी जो खबर भी आ रही है कि वो गद्दारी के मुकदमात, क्या वो कह रहे हैं कि सबूत भी मौजूद हैं, ऑपोजिशन को उन्होंने नाम लिया और बार बार कहा लीडरशिप का। आप समझते हैं कि वो गद्दारी के मुकदमात पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर अगर वो इस जानिब बढ़ते हैं तो फिर आप मामलात कैसे देखते हैं? देखिए जी, अगर इस मौके पर जबकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, आप कोई भी मुकदमा कायम करें उसको पॉलिटिकल एंगल से ही देखा जाएगा, और ये बात वज़ीर आज़म को भी मालूम ज़रूर होगी, और साहब ज़रा जब ये बात अदालतों में जाएगी वो भी इस चीज़ को जायजा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के ऊपर ही तवज्जो रखनी चाहिए, और अगर वज़ीर आज़म जीत जाते हैं, अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद ये मामला इनको मौखर करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर अगर आपने इन पर अमल करने की कोशिश की तो ये बैक फायर करेंगे, कोई मानेगा नहीं, यही समझा जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल जो मामला है और वो एक मतलब उसको गुस्सा उतारा जा रहा है। तो आप देखें कि अवाम ने तो ये बात समझ ली है। आपको खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट आपके सामने नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद वज़ीर आज़म के साथ है, वज़ीर आज़म की बात मान चुकी है। सिर्फ मसला ये है कि जो लोग जिन्होंने वोट डालने हैं अदम एतमाद का, वो उनके साथ हैं या नहीं, वो नजर आ रहा है कि उनके साथ नहीं है। तो अब ये जो डायकॉटमी है, इसमें से निकलना है, और इसमें से कैसे निकला जाएगा ये आपने अपनी हिकमत अमली बनानी है। अगर आप इन बातों में चले गए कि मुकदमे कायम करने हैं और सबूत लेकर आने हैं, तो वो तो फिर उसके लिए टाइम नहीं है और ये मुनासिब वक्त नहीं है। सर अब इस लेटर को अगर मैं सवाल को इस तरह रखूं कि एक तो नहीं है, बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेन ऑफिस है, सिक्योरिटी के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं। अभी आपने खुद हैंडलिंग की बात कर दी कि जैसे आगाज होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, रिवर्स में चीजों को हैंडल किया गया। आपके ख्याल में क्या इंटेंशनली, या आप समझते हैं, आपका एनालिसिस क्या है, इस लेटर को या इस ऐसे नामुनासिब लेटर को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हालिया सियासी हालात के अंदर? बस मेरा ख्याल है कि मौका ऐसा था कि कोई भी अगर होता तो मेरा ख्याल है इसको जरूर इस्तेमाल करता, और वो लेटर इस्तेमाल हुआ है, और अपने दिफा के लिए इस्तेमाल हुआ। पॉलिटिकल टूल के बजाय मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म का ये खदशा कोई बेवजह नहीं है या बेवजह नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि चीज़ों की आप टाइमिंग देखें कि उधर से ये होता है, फिर ये अदम एतमाद आ रही है, फिर और मामला लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे मुस्लिम लोगों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ये जुड़ के सारे आगे चल रहे हैं, और फिर वो ऐसे बयान भी दे रहे हैं। आपने देख लिया कि इसमें वो अमेरिका बहादुर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ।
तो ये सारी चीजें जो इनको ऐसे तो नहीं ना, हर चीज के शवाहिद सिक्का बंद तो नहीं होते, लेकिन आपको सर कोर्ट सॉरी में कतई कलामी की माजरत, आप जब शवाहिद की बात कर रहे हैं और अभी आप खुद इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, अब गवर्नमेंट जब इसको एक्सप्लेन करती है तो वो 7 को पीछे लेके जा रहे हैं अक्टूबर तक, और फिर बहुत सी मुलाकातों के हवाले हैं, उन मुलाकातों में सियासी लोग भी शामिल हैं, उसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं, डिप्लोमेट्स की बात भी हो रही है। शवाहिद आपने खुद कहा कि आसान नहीं, आपके ख्याल में ये इस तरह की मुलाकातें एक रूटीन है क्या? इनको असेस करना, शवाहिद के साथ पेश करना और साबित करना, क्योंकि लैंग्वेजेस हैं अपने कंसर्न्स पहुंचाने के, खदशात पहुंचाने के, या इतराजात पहुंचाने के, या डिमांड्स पहुंचाने के भी, ये साबित हो पाएंगे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में? जी देखिए, बात ये है कि ये जो मुलाकातें होती हैं इनकी एक फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है, इनके टाइमिंग्स देखने पड़ते हैं। अगर तो ये मुलाकातें आमतौर पे हर हफ्ते पहले भी होती रही है तो फिर और बात है, लेकिन अगर पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत इंटेंसली ये हुई है, बार बार हुई है, तो ये मुख्तलिफ बात है। तो मैं नहीं समझता कि इसको ऐसे नॉर्मल लेना चाहिए, लेकिन मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ वो ये है कि जब तक आपके पास प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस ना हो, तो आप आखिरकार आपने फैसला सड़कों पर तो नहीं करना ना, आपने फैसला तो जाके कोर्ट्स में करना है। तो वो कोर्ट्स में जाने के लिए अगर कोई एविडेंस होता तो अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से वो बात निकल आती, क्योंकि वहां पर आपके इंटेलिजेंस के अदारे भी मौजूद होते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक ऐसी बात जो कि हकीकत है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, कि एक बड़े मुल्क ने आपको चैलेंज किया है, आपको एक किस्म का थ्रेट दिया है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या उस थ्रेट ही के साथ ताने बाने मिलते हैं हर चीज के? ये जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन जब तक ना हो, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस ना हो, और खासकर इस मौके के ऊपर मुकदमे कायम करना, मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या वो होगा रद्द अमल। लेकिन एक चीज बिल्कुल वादे है कि चाहे ये इमरान खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया या गलत किया इसको अवाम में लेकर आने का, लेकिन उनको फायदा बहुत हो गया, अवाम ने उनकी बात मान ली, और उसके मैंने आपको असरात बता दिए हैं। और अब जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, मेरी बात आप नोट कर लें, इमरान खान स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि ऐवान का मामला ऐवान में हल होना चाहिए, ऐसा लेटर अगर है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है ताकि उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन साथ ही कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसमें कोई शक नहीं कि इसका फायदा हुआ है इमरान खान साहब को, और आने वाले इंतखाब में वो समझ रहे हैं इसका फायदा उनको मिलेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे जानने की कि ऑपोजिशन के एंड पर क्या सोचा जा रहा है इस पूरे मामले पर, जिसे ऑपोजिशन खुद ये कह रही है पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐवान से प्राइम मिनिस्टर साहब भाग रहे हैं, वोटिंग नहीं करवा रहे हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है, ऑपोजिशन उसको किस तरीके से ले रही है और किस तरह का रद्द अमल वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, ये जो जिसे आप लोग पॉलिटिकल टूल कह रहे हैं और हुकूमत बहुत कंसर्न है कि ये नाकाबिले यकीन है कि इस किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट किसी मुल्क को भेजी जाए, आपके ख्याल में जो हुकूमत सोच रही है वो अपोजिशन को कह रही है कि आप बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं किसी और के लिए, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वजीर आजम पाकिस्तान को ये इल्जाम किसी को इल्जाम देने के लिए और वो भी खास तौर पे गद्दारी वतन का, उनको बहुत एहतियात का दामन थामना चाहिए और उनको गैर सबूत की बात नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो उनको चाहिए कि सारी अपोजिशन को पकड़ के जेलों में डालें। इनके खिलाफ कैसे दर्ज करें अगर ये गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ गया है। लेकिन ऐसा है नहीं, बेसिकली ये इनकी अपनी खारजा पॉलिसी का फेलियर है और ये डूबते हुए तिनके के सहारे तलाश कर रहे हैं। आप जरा गौर कीजिए क्या थ्रेट किया गया है। थ्रेट ये है कि अपोजिशन का जो रिलेट कर रहे हैं कि जी 8 तारीख को नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव हुई है, 7 को हमें ये लेटर मिला है। ये ओरिजिनली जो मुलाकात हुई है एम्बेसडर पाकिस्तान और यूएस के किसी लो ग्रेड ऑफिसर की, वो मुलाकात तो कुछ 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते हुई, लेटर फौरन आ गया, केबल आ गई। वो क्यों खामोश लेके बैठे रहे? क्यों उस पर अमल दरामद नहीं किया? क्यों उस पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग नहीं की गई? क्यों उस पर कौमी क़यादत को एतमाद में नहीं लिया गया?
उसके बाद फिर आपने उसी अमेरिका को, जिसका मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं, उन्हीं का आपने अंडर सेक्रेटरी को बुलाया OIC में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। क्या मसला था, किस कैपेसिटी में आपने बुलाया उनको? फिर आप ये कह रहे हैं कि जी 7 तारीख को देखें हमें केबल आई, उसमें नो कॉन्फिडेंस का इशू था। तो ये तो मुलाकात मैंने जैसे कहा कि वो तो 3 हफ्ते पहले हो गई थी। अच्छा जी, फिर दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब 27 फरवरी को चलते हैं कराची से लॉन्ग मार्च करते हुए। वो कहते हैं कि जनाब हम चल पहुंच के आपके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। सारे वज़रा रोज हमें चैलेंज करते हैं, आओ आके अदम एतमाद करो, आओ अदम एतमाद करो। ठीक, उससे पहले जरदारी साहब 4 या 5 फरवरी को जाते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के पास, बिलावल साहब भी जाते हैं, उनके साथ बैठ के तय होता है और वहाँ फैसला होता है कि हम अदम एतमाद कर रहे हैं। उससे पहले हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं। उससे पहले ये भी बायकलमा फिक्रिया है आयशा कि हमारा और PDM का तनाजा किस बात से हुआ, हम PDM से अलग किस बात से हुए। हम कहते थे कि अदम एतमाद करें, PDM की जमातें कहती थी नहीं इस्तीफे दें। उससे भी पीछे जाए 2020 में जब हम PDM की बुनियाद रखते हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट लिखा जाता है जो वे फॉरवर्ड का, बिल्कुल उसमें भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। कायरा साहब, कतई कलामी की माजरत, ये बात अब ये जो आप बता रहे हैं ये एक जमीनी हकीकत है, हम सब लोगों ने इसको विटनेस किया और इसको साथ साथ देखते रहे। ये बात पूछी गई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब की सहाफियों से मुलाकात थी, मैं भी वहां मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर साहब इसको डेट बैक कर रहे हैं अक्टूबर गुज़िश्ता साल की में, क्योंकि पूछा गया कि आप अब 7 को क्यों, तो उन्होंने OIC का रीजन सामने रख के कहा कि हम उसको खराब नहीं करना चाहते थे। बहुत से ममालिक हो सकता था फिर इस रीजन की बिना पे और मसाइल खड़े हो जाते, हम OIC की स्मूथ कंक्लूजन चाहते थे, इस बार लेट किया और डेट बैक करते हैं इसको अक्टूबर में, अक्टूबर कॉन्स्पिरेसी के नाम से। इसमें वो बहुत सी मुलाकातें रख रहे हैं, फिर फरवरी में होने वाली मुलाकातें ऑपोजिशन लीडरशिप की, मुल्क के अंदर मुलाकातें, लंदन की कुछ मुलाकातों का हवाला दे रहे हैं हक्कानी साहब की नवाज शरीफ से। तो वो इन सबको अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं और फिर यहां लाकर कंक्लूड करते हैं। दो बातें। पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया के एम्बेसडर, उनके रिप्रेजेंटेटिव वो आते हैं, वो आके पाकिस्तान की सियासी जमातों से मिलते हैं, वो मीडिया पर्सन से मिलते हैं, वो हमारी फौजी क़यादत से मिलते हैं, उनके लोग आते हैं, उनके जो सरकारी हुक्मरान उनके वज़रा आते हैं या उनके बाकी लोग, वो भी आके हमारी मिलिट्री क़यादत से भी मिलते हैं। हमारे लोग तो जाके नहीं मिलते पेंटागन चीफ से, CIA चीफ से, वो आके मिलते हैं। तो इसको क्या ताबीर किया जाए हमारे मुल्क के अंदर आके, और ये सारी दुनिया में जो डिप्लोमेट्स होते हैं ये आपके सियासी जमातों को मिलते रहते हैं। अब खान साहब खुद जब अपोजिशन में थे इनको लोग आके मिला करते थे, एम्बेसडर से जाइए जाके भी मिला करते थे। तो क्या ये सारी कॉन्सेप्ट करने वाले थे, साजिशें करने वाले थे? और जो खत के अंदर कंटेंट खान साहब ने बताया, आप जरा उसको देखें, वो कंटेंट है क्या। उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब जो है, इनका जो नैरेटिव है, जो तरीकाकार है, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं बहुत, हमारे साथ इनका ताल्लुकात खराब हो गए हैं। ये वही मुल्क है जिसका जिक्र फरमा रहे हैं खान साहब। जब अमेरिका के दौरे पे गए तो अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में जब वापस तशरीफ लाए तो खान साहब ने कहा कि मुझे तो आज इतनी खुशी है, मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ, और अपना इस्तकबाल कराया कि मैं बड़ा कामयाब दौरा करके लौटा हूँ। उसी मुल्क में जब आपने उनका आपको फतियां मिल रही थी और उधर उन्होंने हिंदुस्तान ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया अपने साथ। ओके, अब खान साहब उनको वो कह रहे हैं कि खान साहब का क्योंकि हमारे खिलाफ नैरेटिव बहुत है, हमारे सिविल गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुक में तनाव है। तो ये तो है, हमारे दौर में भी रहा, आजकल भी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहते हैं और आज भी उनके जो ज़ल्मे खलील दाद है वो आज भी मिले हैं हमारी मिलिट्री क़यादत से। कायरा साहब, वो जो 2 जुमले वो कहते हैं ना, उन्होंने आज दोबारा वो जुमले बोले, जारी बात है खत दिखाया नहीं जा रहा, मगर उस खत पर इतनी स्पेकुलेशन हो रही है, इतनी बात हो रही है कि जो उसमें से जो चाहे लफ्ज इस्तेमाल करे, देखा नहीं किसी ने। वो कहते हैं कि सफीर को बराह रास्त कहा गया, ये हमें बताया गया ऑफिशियल मीटिंग थी, पैगाम रसानी के लिए मीटिंग थी, इसमें नोट टेकिंग भी हुई, जो हमें आज बताया गया कि सफीर को बराह रास्त कहा गया कि अगर पाकिस्तान के वजीर आजम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हट जाते हैं, चले जाते हैं, तो बात होगी, यू विल बी फॉरगिवन, इमरान खान को हटा दें। अमेरिका इमरान की वजह से बड़ा नाराज है और नाराजगी दौरा रूस की वजह से है कि अमेरिका समझता है वो इसका जाती फैसला था। ये वो उसको कंक्लूड। जी आयशा, मैं लाउडर थिंकिंग करते हुए ये फरमाइए
कि वो हमारे एम्बेसडर को पैगाम देते हैं कि किसको पैगाम दो। अब एम्बेसडर ने तो नहीं ना उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब करनी, किसको पैगाम देने के लिए, अपोजिशन को पैगाम देने के लिए या वजीर आजम को पैगाम देने के लिए। और अगर वजीर आजम को जवाबदेह है, उन्होंने वजीर आजम को जवाबदेही करनी है, उनको उन्होंने जवाब देना है या उनको उन्होंने इन्फॉर्म करना है, तो क्या वजीर आजम साहब को वो कह रहे हैं कि आप अपने खिलाफ अदम एतमाद जो है उसको कामयाब होने दें? जबकि ये कह रहे हैं वो लॉजिक नहीं समझ आ रही कि ये कहना क्या चाहते हैं। सर मैं इसके ऊपर आती हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। वक्त टाइम की ओआईसी से रिलेट करना, दौरा रूस से रिलेट करना, फिर ये कहना कि अक्टूबर से शुरू था। इस पर आने से पहले, थोड़ा सियासी होने से पहले, एक जो अभी हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है, ये भी मैंने वहां पूछा कि इसको इन्वेस्टिगेट आप करेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कानूनी टीम से मुशावरत हो रही है। आपसे कुछ देर पहले जो खबर आई, क्योंकि मीटिंग में उन्होंने हमें ये कहा कि कल तक आपको समझ आ जाएगा, वो खबर ये है कि हुकूमत ने अपने वजीर कानून को, गालिबन शायद फवाद साहब को भी ओहदा दे रहेंगे, कहा है कि अपोजिशन और मुनहरिफ अराकीन, 8 मुनहरिफ अराकीन, जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब, गद्दारी के मुकदमात बनाने पर हुकूमत गौर कर रही है और हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं। जबरदस्त है। सबूत मौजूद होने के बाद अगर वो मुकदमात नहीं बनाते तो वो खुद मुकदमे का सामना करेंगे, लिहाजा उनको बनाने चाहिए। ये काम उनको पहले करना चाहिए था। ये सब पहले जलसों में खड़े होकर नारे मारना, तकरीरें करनी, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी वहां जाके इसको बयान करना, मीडिया के साथ इसको शेयर करना, ये सारा करने के बाद अब वो काम करने का वो ऐलान कर रहे हैं जो उनको पहले करना चाहिए था। उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि अपनी एक नाकामी है जो खारजा पॉलिसी की नाकामी है, और उस खारजा पॉलिसी की नाकामी को वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहे हैं अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, जो नहीं बनेगा। गौर करें, प्रेसिडेंट अशरफ गनी को हमारी गवर्नमेंट, खुद खान साहब ये नहीं कहते रहे कि जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान का सदर है इनसे हमारी बात नहीं हो सकती। हम मोदी को नहीं कहते कि ये फाशिस्ट है, जब तक ये वजीर आजम है हमारे इनसे बात नहीं हो सकती, ताल्लुकात में नॉर्मलिटी नहीं आ सकती। ये एक अपनी उनकी असेसमेंट है। इसको पाकिस्तान के सालमियत के ऊपर हमला कैसे कह दिया गया? सर अब मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल ग्राउंड की तरफ लेकर आऊंगी। ये तो वो चीज है जिसको हुकूमत सामने रख रही है, हुकूमत अपने मेयर्स ले रही है। अब इसको इस एंगल से देखते हैं कि 8 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और अब 2-3 पर आ गए हम अगले महीने की। हुकूमत जहां एसेस कर रही है इस वक्त अपने आप को, वो खुश है कि आप लोगों ने उनके लोग जोड़ दिए, करीब कर दिए, क्योंकि वो आपको एक्सपोज इस वक्त कर रहे हैं। क्या हुकूमत अगर इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज कर रही है तो कामयाब तो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वर्कर, वोटर को करीब लाने में? और पॉलिटिकल टूल, क्योंकि अभी कुछ देर पहले नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, इतना एज और इतना फायदा रहेगा प्राइम मिनिस्टर को इसको यूज करने का। अगर ऐसा ही है तो वजीर आजम को चाहिए था कि फौरी तौर पे इस्तीफा देते हो कहते ठीक है, आई लॉस्ट द मेजोरिटी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और आइए मैदान में इलेक्शन लड़ते हैं। जब ये वजीर आजम नहीं रहेंगे तो ये सूरत हाल नहीं रहेगी। सवाल यह है कि जब उनका मौका बना हुआ था उस वक्त वो कर कुछ नहीं सके, अब क्या करेंगे? हमें इससे कोई गरज नहीं है। सर चलिए अच्छी बात है, वो तो आगे की बातें बाद में करेंगे ना, जब वो वक्त आएगा उनको किसको मिलती है और किसको तो घंटी मिलती है आवाम की तरफ से। लेकिन आज की सूरत में जब आईने पाकिस्तान को सबूताज हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब कर रहे हैं, वजीर आजम साहब कर रहे हैं, उसको देखिए सारी कौम ये भी तो देख रही है कि आप आइन से घेराव कर रहे हैं। आज तो ये इल्जाम लगाते हैं कि वो जो डिस्ग्रंटल्ड और फलाने वो इनसे इसलिए अलग हुए हैं कि उन लोगों ने जो मेंबरान हैं वो कहते हैं कि हम तो बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे और मंशूर के साथ आए थे। मगर कारा साहब वो कह रहे हैं कि उनके लोग वापस आ रहे हैं, वो लोग वापस आएंगे, आपका नंबर इंटैक्ट है क्या? देखिए उनको क्लेम करने दें, वो उनको क्लेम करने दें। उनके क्लेम में इतनी सदाकत है जितनी उनकी बाकी बातों में है, उसको छोड़िए। वो वापस आएंगे तो उनको मुबारक हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन हम तो उन मेंबर्स के अलावा उन मेंबर्स को एक तरफ रखते हुए हमने कल 174 मेंबर असेंबली में गिनवा दिए। 3 मेंबरान अली वजीर जो कस्टडी में थे, आज उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया, वो भी पहुंच रहे हैं। हमारे दूसरे सिंध से एमएनए जो एक मुकदमे में थे, उनका मुकदमा खत्म हुआ, वो भी पहुंच रहे। इसी तरह हमारी एक खातून मेंबर सक्कर से जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया, वो भी पहुंच रही है सुबह। सो हमारे 177 मेंबर हैं जो पीटीआई के
डिफेक्टर्स हैं उनके अलावा। दुरुस्त। लेकिन डिफेक्टर कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ नहीं, हम तो इमरान सियासी एजेंडा या उसके मंशूर के साथ गए थे और इमरान खान साहब अपने मंशूर से हट गए, हमने उनको छोड़ दिया। कायरा साहब, एक कतई कलामी एक ये बात कहिए, अगर यहां से भी आगे जाती है वोटिंग, कोई ऐसे मामलात होते हैं, ऑपोजिशन भी तो सोच रही होगी ना, जैसे हुकूमत के एंड पे बहुत कुछ सोचा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा आप लोग इतवार को एंजॉय करेंगे, मैं भी स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, आप देखिए इतवार को क्या होता है, फिर इतवार के बाद देखिए क्या होता है। कोई आपकी भी स्ट्रेटेजी होगी? अभी हम देख ही रहे हैं कि डिले चल रहा है वोटिंग को लेके, स्पीकर साहब के साथ भी आप लोगों के मामला नहीं हो रहे, फिर क्या करेंगे? अगर हुकूमत आइन और कानून से खेल रही है तो ये बाइस शर्मिंदगी बात है, ये बाइस फख्र नहीं है कि वजीर आजम बताएं कि आप देखिए कि मैं आइन को कैसे साबुताज करता हूँ। अच्छा, आपने कहा जी वोट खरीद लिए, पैसे लग गए, फलान हो गया। उन मेंबर्स को एक तरफ रखते हुए मैं 170 मेंबर आपको दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर अपने मेंबर्स के साथ तो 200 वोट उनके खिलाफ आ गए हैं, लेकिन उनको एक तरफ रखते हुए आज वो मेजोरिटी लूज कर गए, उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। आज वो किस मुंह से बैठे हैं? उनके पास मेजोरिटी नहीं है, उनके अपने डिफेक्टर्स को छोड़ के। ठीक, कायरा साहब आपसे थोड़ा सा आप साथ हैं तो पंजाब के ऊपर बात कर लें। वजीर आला पंजाब का इस्तीफा मंजूर हो चुका हुआ है, वोटिंग का है, एक्सपेक्टेड कल हो सकती है, वहां पोजीशन क्या है ऑपोजिशन की? कौन है आपकी तरफ से नॉमिनी और कितनी आप लोगों को लोग ऑन बोर्ड हैं? इस पे मुशावरत जारी है कि नॉमिनी कौन होगा और इंशाल्लाह आपको जल्दी पता चल जाएगा। वहां पे भरपूर तरीके से हम उसको कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन जरा गौर कीजिए कितना गलत हरकत की गई कि आज आपने इस्तीफा कबूल किया, आज ही आपने सेशन रख लिया और आज 5 बजे, जिनको कुछ पिछले टाइम 2-3 बजे के करीब ये खबर आई, 5 बजे का टाइम रख लिया कि जी नॉमिनेशन पेपर जमा होने हैं। अब जरा गौर कीजिए, उसके बाद फिर 8 बजे का किया, अब सुबह तक का एक्सटेंड किया गया। बदनीति क्या है? आप जरा गौर करें, एक बंदा जो राजनपुर में है, किसी कमी खुशी में है, किसी जगह पे मसरूफ है, जो दूर है, उसने पहुंचना है, उसने उसके सपोर्टर्स ने आना है, यानी उसके जो बंदे होंगे प्रपोजल सेकेंडर, उस बंदे ने आके अपनी को तैयारी करनी है। सर अब ये तो स्पीकर का इख्तियार है कायरा साहब, ये तो स्पीकर के इख्तियार है, हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए आप भी 1 महीने से देख रहे हैं, कौमी असेंबली में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। स्पीकर के इख्तियार की बात नहीं है आयशा जी, मैं तो इंसानी रवैयों की बात कर रहा हूँ। सर यू आर राइट, स्पीकर के इख्तियार से नहीं है। सर किन नामों पे गौर हो रहा है, कुछ ये बता दें। पंजाब में वजीर आला के लिए किन नामों पे गौर कर रहे हैं? क्या तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, कोई ऑन बोर्ड आया आप लोगों के साथ? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगर रात को या सुबह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। विफाक में किस तरह से हैंडल किया गया और वहां पर इस्तीफे के बाद वो इस पर शिकवा कर रहे थे कि देखें किस तरीके से मामला को चलाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं अगर हुकूमत के पास सबूत है तो पहले मुकदमात बना देने चाहिए थे। हुकूमत सिर्फ वोटिंग से भाग रही है, इस पर क्या कहा जा सकता है अगर आईन और कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमत से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी संजीदगी लेकर चल रही है वोटिंग का मामला इतवार के रोज। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने कायरा साहब से और लोधी साहब से गुफ्तगू की है, उसी की रोशनी में जो इस वक्त हुकूमत हमें बता रही है उसे लेकर हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है। फारूक हबीब साहब, जो अभी खबर मिल रही है कुछ लीगली हैंडलिंग की कोशिश की जा रही है, क्या अगर इस तरह के मुकदमात गद्दारी के इन हालात में बनाए जाएंगे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होनी है तो सियासी नहीं कहलाएंगे मामलात, सियासी मुकदमात नहीं कहलाएंगे? अभी तो जो भी फैसला होगा वो तो सामने आ जाएगा, लेकिन मेरा तो बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर इन हालात में गैर मुल्की ताकत के जरिए आप 15-20 दिन में एक हुकूमत को चेंज कर दें, रजीम चेंज कर दें, तो उसमें फिर तमाम कानूनी ऑप्शंस भी इख्तियार किए जा सकते हैं। इतनी बड़ी बैरूनी साजिश जो है वो पकड़ी गई है, जिसको कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया भी आपके सामने है कि इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी की जा रही है और यही मीर जाफर मीर सादिक उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इनके चेहरे किसी से ढके छुपे तो नहीं है और 7 मार्च को खत्म वसूल होता है, 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाती है। उसमें नो कॉन्फिडेंस का मल्टीपल टाइम जिक्र है और उसकी कामयाबी को पाकिस्तान के ताल्लुकात से जोड़ा जाता है। तो ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि अगर कोई खत ऐसा सच साबित हुआ हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब तो एलामिया भी आ गया, फॉरेन ऑफिस ने अपना डिमार्च भी दे दिया, अब तो कोई चीज ऐसी बाकी रह नहीं ना गई। अब तो ये साफ पता चल गया है कि साजिश की जो कठपुतलियां हैं, जो ताने बाने हैं, जो यहाँ पर बैठे लोग हैं वही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए
जो भी ऑप्शन है, तमाम ऑप्शंस जो हैं वो जेर गौर हैं। और फारूक साहब, तो क्या समझा जाए कि हुकूमत का ऑपोजिशन पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज करना ही ये ट्रम्प कार्ड है? ये भी आखिरी का ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं है जी। ये अपोजिशन नहीं है, ये बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं। ये अपोजिशन ऐसी अपोजिशन होती नहीं है जो कि अपने मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी का सौदा कर ले और अपनी चोरी बचाने के लिए बैरूनी आकाओं के सामने जो है वो सर झुका लें। इमरान खान तो कौमी गैरत के लिए खड़े हैं। ये तो कभी हुआ ही नहीं ना। ये 22 करोड़ आवाम की इंसल्ट है कि बाहर से बैठ के कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर इख्तिदार चेंज करे। मगर फारूक हबीब साहब, ऑपोजिशन तो एक आईनी ऑप्शन ले रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो आइन में लिखी है, और पीटीआई के लोग निकाल कर वो 177 का नंबर लेकर बैठे हुए। सर जी सुन लेना, आईनी ऑप्शन इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता जहाँ जमीनों की मंडियां लगे, जहाँ पर बैरूनी मुल्क के सफारतखार जो है वो सिर्फ अपोजिशन के साथ ही मुलाकातें कर रहे हों, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और हमें पता है इन सारी चीजों का। मैं समझता हूँ कि अब कार्ड्स हमारे पास हैं, हम अपने तमाम कार्ड जो है इस्तेमाल करेंगे। मगर सर, मुलाकात तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी की इस खत के आने के बाद, और भी बहुत सी मुलाकातें जारी हैं। मतलब है दो तरफा मामलात और ताल्लुकात हैं। ये एक वहीं नहीं, तक दो तरफा ताल्लुकात मामलात में कभी ये नहीं होता कि आप जो मुनारफ अरकान हो उनको भी मुलाकातें हो रही हो, और ये इस तरह नहीं होता जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं। खैर, ये हमारा एक कानूनी ऑप्शंस हैं, कानूनी राइट्स हैं। हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन किस वक्त जो है वो हमने इस्तेमाल करना है। सर, एहतियात का दामन, अभी कायरा साहब बात हो रही थी, मैंने उनको यही जब सवाल रखा, उन्होंने कहा हुकूमत को चाहिए एहतियात का दामन थामे, आपको वही मामलात और वो चीजें ना खोल दें कल को आपके लिए दिक्कत का बायस रहे। नहीं, देखें, हमारे लिए दिक्कत का क्या बायस बनना है। ये उनका हिस्सा बने हुए हैं, जो उनका साथ देगा बैरूनी ताकतों का, और मैं समझता हूँ कि वो भी उनका हिस्सा समझा जाएगा। और उस पर पाकिस्तान के अंदर आइन में भी ऑप्शंस मौजूद हैं, कानून में भी ऑप्शंस मौजूद हैं। फारूक साहब, ये 1 लाख बंदों की बात हो रही है इतवार जब वोटिंग होनी है, और वो आके देखें कौन लोग हैं जो डाल रहे हैं। कोई ऐसा भी दिमाग में है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी है लोग इकट्ठे करने वाली इस्लामाबाद में? नहीं, देखें, हमने तो कोई कॉल नहीं दी किसी को भी आने के हवाले से। हमारी 27 मार्च की कॉल थी, वो कॉल हमने दी है। अगर उसके अलावा लोग अपनी मर्जी से आते हैं, को आना चाहता है, तो उसको किसी को रोक नहीं। हर बंदे को पाकिस्तान के आइन के अंदर अपनी नकलो हरकत के हवाले से जो है वो आजादी है। फारूक साहब, इस वक्त ऑपोजिशन वजीर आजम को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रही है, आप उनको कह रहे हैं। तो ये देखिए, ऑपोजिशन की किसी बात का हम बुरा नहीं बनाते। जो लोग बैरूनी ताकतों के साथ मिल जाएं एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए, उनका असल चेहरा जो है वो आवाम को नजर आ गया। अब उनकी कांपे टांगने का वक्त शुरू हो गया। क्या वाकई हुकूमत के पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर इस मामले को ट्रीजन की तरफ ले जाने की कोशिश है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा भाई, जो काबीना में भी आ गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया, कौमी असम्बली की कौमी सलामती कमेटी में आ गया, अपना फॉरेन ऑफिस ने अपना डिमार्च फराहम कर दिया, उसके ताने बाने जोड़ने जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें अब कौन सी कोई ढकी छुपी चीज रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सबूत है, और हुकूमत इस वक्त तैयारी कर रही है ऑपोजिशन को लेकर, लीडरशिप को और 8 मुनहरिफ अरकान के साथ उन पर गद्दारी के मुकदमात बनाने पर गौर, और कह रहे हैं उनके पास सबूत मौजूद हैं। देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या ऐवान के मामलात ऐवान में ही हल होंगे, जहां पर वोटिंग होनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेकर। ऑपोजिशन कहती है उनके पास नंबर मौजूद है, मगर हुकूमत उससे पहले कुछ करने की तैयारी में है। ऐवान का मामला ऐवान में हल होगा या हुकूमत इसे किसी और ढंग पर हल करेगी, ये आने वाले दिन तय करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।